हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के क्लास में हम यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए आज क्लास में हम फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें। इसके लिए चित्र बना है। इस चित्र में एक स्लिट एस है। स्लिट एस एक संकीर्ण स्लिट है जो एक वर्णिक प्रकाश स्रोत से प्रकाशित है। स्लिट एस एक संकीर्ण स्लिट है जो एक वर्णिक प्रकाश स्रोत से प्रकाशित है। इस स्लिट एस से समान दूरी पर दो स्लिट S1 और S2 समांतर रखे हुए हैं। स्लिट एस से समान दूरी पर S1 S2 दो और स्लिट है जो समांतर रखे हुए हैं। स्लिट S1 S2 कलश संबद्ध स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं। इसके पहले क्लास में हम कलश संबद्ध स्रोत को पढ़ चुके हैं। दो ऐसे प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्तियां समान होती है लेकिन उनके बीच कलांतर शून्य या नियत होता है, इसे हम कलश संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो स्लिट S1 S2 कलश संबद्ध स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं और इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। दोनों स्लिटों S1 और S2 के बीच की दूरी स्मॉल d है। दोनों स्लिटों S1 और S2 के तल से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा X Y है। स्लिटों S1 और S2 के तल से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा X Y है। इस पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होते हैं। इस पर्दे के बिंदु O, पर्दे का बिंदु O जो कि दोनों स्लिटों से समान दूरी पर है। बिंदु O दोनों स्लिटों S1 S2 से समान दूरी पर है। इस बिंदु O पर प्रकाश की तीव्रता का मान अधिकतम होता है। बिंदु O पर प्रकाश की तीव्रता का मान अधिकतम होता है। इसे हम केंद्रित दीप्त फ्रिंज कहते हैं। बिंदु O से स्मॉल x की दूरी पर एक बिंदु P है, तब बिंदु P पर पहुंचने वाले तरंगों के बीच पथांतर। बिंदु P पर पहुंचने वाले तरंगों के बीच पथांतर होगा H2P माइनस S1P। H2P माइनस S1P। अब चित्र से स्पष्ट है, चित्र से हम चित्र में देख पा रहे हैं कि O1 S1 O1 S2 और OQ और OR सभी के बराबर D/2 है। O1 S1 इक्वल टू O1 S2 OQ OR सभी के बराबर यहाँ D/2 है। और S1 S2 इसके बराबर D है। यहां से S1Q और H2R इसके बराबर कैपिटल D है। स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल D है। और OP, O से बिंदु P की दूरी स्मॉल x है। O से बिंदु P की दूरी स्मॉल x है। इसलिए PQ को मान निकालेंगे तो PQ यहां से यहां तक की दूरी है। P से Q तक की दूरी, कुल दूरी है OP में से OQ को घटा देंगे तो PQ को मान निकल जाएगा। PQ के बराबर होगा, OP के बराबर है x और OQ के बराबर है D/2। तो x माइनस D/2 इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 तथा PR P से R तक की दूरी, तो P से R तक की दूरी मान निकालेंगे। OP में से OR को जोड़ देंगे तो ये होगा OP प्लस OR
पी आर का मान होगा x और ओ आर का मान है d/2। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। इसके बाद निकालेंगे आगे हम त्रिभुज पी क्यू एस वन में, त्रिभुज पी क्यू एस वन में, त्रिभुज पी क्यू एस वन में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू एस वन में पाइथागोरस के प्रमेय से, तो यहां पर होता है कर्ण की घात 2, तो सबसे बड़ा भुजा है एस वन पी का होल स्क्वायर, लंब की घात 2 पी क्यू का स्क्वायर, और आधार तो ये होगा एस वन क्यू का होल स्क्वायर, सभी का मान रख देंगे, तो ये होगा एस वन पी का होल स्क्वायर, पी क्यू मान हम निकाले हैं x माइनस d/2 का होल स्क्वायर होगा, s1q, तो s1q ये है पर्दे की दूरी, तो ये होगा d स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार आगे मान निकालेंगे, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज पी आर एस टू में, पी आर एस टू में फिर से आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से फिर से होगा कर्ण की घात 2, तो सबसे बड़ा भुजा होगा यहां से h2p का स्क्वायर, इसके बराबर होगा फिर पी आर का स्क्वायर, लंब की घात 2 पी आर स्क्वायर, आधार की घात 2 h2r का होल स्क्वायर, h2r का होल स्क्वायर, फिर से मान रख देंगे h2p का होल स्क्वायर, पी आर के बराबर हम निकाले हैं x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, और h2r इसके बराबर फिर से होगा कैपिटल D, तो कैपिटल D का स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। नीचे लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटाने पर, घटा देंगे, तो ये होगा h2p का होल स्क्वायर माइनस h1p का स्क्वायर, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट में होगा x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस d का स्क्वायर, यहां से h2p का स्क्वायर माइनस h1p का स्क्वायर, सूत्र बन जाएगा यहां से a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसके बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह में x है और b की जगह d/2 है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab प्लस d के स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है, ब्रैकेट फिर से x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x इंटू d/2 और प्लस का d स्क्वायर, ब्रैकेट खुलेगा, तो h2p माइनस h1p का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं h2p माइनस h1p और दूसरे ब्रैकेट में होगा h2p प्लस h1p, यहां सूत्र लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b और a प्लस b, यहां से मान होगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, यहां से 2 और 2 आपस में कटेगा, तो बचेगा एक्स डी प्लस कैपिटल डी का स्क्वायर
ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स डी प्लस डी का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा और जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। एच टू पी माइनस एच वन पी और दूसरे ब्रैकेट में है एच टू पी प्लस एच वन पी, इसके बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर। माइनस अंदर जाएगा तब ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस प्लस एक्स डी और माइनस का डी स्क्वायर। तो प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आपस में कटेगा, एक्स स्क्वायर आपस में कटेगा, डी स्क्वायर बाई 4 आपस में कटेगा। यहाँ से एक्स डी और एक्स डी आपस में जुड़ेगा तो एच टू पी माइनस एच वन पी और एच टू पी प्लस एच वन पी, इसके बराबर होगा 2x डी। ये बराबर उस तरफ चले जाएगा, इधर बचेगा एच टू पी माइनस एच वन पी, तो ये होगा 2x डी अपॉन एच टू पी प्लस एच वन पी। इसको अगला समीकरण मान सकते हैं, ये होगा समीकरण नंबर 5 होगा ये समीकरण नंबर। अब यदि बिंदु P बिंदु O के अधिक निकट है, बिंदु P बिंदु O के अधिक निकट है, यदि बिंदु P बिंदु O के अधिक पास है तो यहां से हम H1P और H2P इसके बराबर ले सकते हैं, H1P H2P इसके बराबर ले सकते हैं लगभग कैपिटल D। इसका मान होगा, यहां रख देंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 में मान रखेंगे, समीकरण 5 से H2P माइनस H1P 2xD अपॉन D प्लस D, तो H2P माइनस H1P इसके बराबर होगा 2xD अपॉन 2D, तो 2 और 2 आपस में कटेगा, यहां बचेगा xD अपॉन कैपिटल D। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 6। यहां हम H1P के जगह भी D रख दिए हैं और H2P की जगह भी D रख दिए, तो D और D 2D होगा, 2 और 2 ऊपर नीचे का कटेगा, तो H2P माइनस H1P के बराबर आएगा xD अपॉन कैपिटल D। इसके बाद हम निकालेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए अधिकतम तीव्रता के लिए, अधिकतम तीव्रता के लिए पथांतर लैम्डा बाई 2 का समगुणक होता है, तो इसके बराबर यहां से होगा, इसलिए एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इसके बराबर होगा 2n इंटू लैम्डा बाई 2, 2 और 2 आपस में कटेगा, तो एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इसके बराबर n लैम्डा होगा, d बराबर उस तरफ चला जाएगा, तो एक्स डी के बराबर होगा n लैम्डा d और स्मॉल d नीचे चला जाएगा, तो x के बराबर n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। इसको अगला समीकरण मान सकते हैं, समीकरण नंबर ये होगा 7। इसके बाद हम आगे मान निकालेंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो अदीप्त फ्रिंज के लिए न्यूनतम तीव्रता लैम्डा बाई न्यूनतम तीव्रता के लिए पथांतर
λ/2 का विषम गुणक होता है, विषम गुणक होता है। यहां से मान होगा फिर से एक्स डी अपान कैपिटल डी इक्वल टू 2n-1 और λ/2 कैपिटल डी बराबर उस तरफ चला जाएगा, स्मॉल डी उसके नीचे चला जाएगा, तो x के बराबर होगा 2n-1 और लैम्डा डी और नीचे में होगा 2d। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 8। इसके बाद हम आगे निकालेंगे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। इस समीकरण का आगे हम उपयोग करेंगे तो x के बराबर हमारे पास मान आया है n लैम्डा डी अपान स्मॉल डी। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी दीप्त फ्रिंज के चौड़ाई के बराबर होता है। चौड़ाई के बराबर होता है। नीचे से इसे निकालेंगे, अतः एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी ये होगा xn, इसके बराबर होगा 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 9। इसी प्रकार n-1v अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी, तो ये मान होगा n की जगह रख देंगे n-1, तो ये होगा xn-1, तो ये होगा ब्रैकेट में 2n-1 -1 और लैम्डा डी अपान 2d। यहां से ब्रैकेट खुलेगा, तो ब्रैकेट खुलने के बाद होगा 2 के अंदर गुना हो जाएगा 2n -2 माइनस का 1 लैम्डा डी अपान 2d, तो xn-1 के बराबर होगा। दोनों आपस जुड़ जाएगा तो 2n-3 और लैम्डा डी पूरे के नीचे 2d। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 10। इसके बाद आगे होगा मान इसका अतः एनवी व n-1v अदीप्त फ्रिंजों की दूरी, अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, तो ये होगा xn-1, xn में से xn-1 को घटा देंगे, तो xn के बराबर हमारे पास वैल्यू है 2n
1 और लैम्डा डी अपॉन 2d, माइनस का साइन लगाएंगे, 2n माइनस 3 लैम्डा डी अपॉन 2d। यहां से जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल देंगे। तो यह इसका मान होगा 1 से n माइनस 1, तो लैम्डा डी अपॉन 2d उभय नीचे निकल जाएगा। यहां बचेगा 2n माइनस 1 फिर माइनस 2n माइनस 3, तो 1 से n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d, ब्रैकेट खुलेगा 2n माइनस 1 माइनस 2n और प्लस का 3, 2n और 2n आपस में कट जाएगा, माइनस 1 में से 3 में से 1 कम होगा, तो 1 से n और 1 से n माइनस 1 इसके बराबर होगा लैम्डा डी अपॉन 2d इंटू 2 और 2 आपस में कटेगा, तो 1 से n माइनस 1 इसके बराबर बचेगा लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। इसको मान सकते समीकरण नंबर 11। इस प्रकार नीचे लिखेंगे, इस प्रकार दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई नियत होती है, अतः बीटा 1 बराबर ये होगा लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, समीकरण नंबर 12। हम जानते हैं कि दो क्रमागत अद्वितीय फ्रिंज के बीच की दूरी जो है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर होती है और दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई नियत होती है। इसके बाद आगे निकालेंगे अद्वितीय फ्रिंज के लिए। अद्वितीय फ्रिंज के लिए अद्वितीय फ्रिंज की चौड़ाई, अद्वितीय फ्रिंज की चौड़ाई, फिर से अद्वितीय के लिए हम दीप्त लेंगे, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को अद्वितीय फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। अद्वितीय फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। नीचे से आगे सॉल्व करेंगे इसको। अतः एनवी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, तो ये होगा 1 से n, तो इसके बराबर हमारे पास मान होगा n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 13। इसी प्रकार n माइनस 1v दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी, तो n की जगह लेंगे n माइनस 1, तो ये होगा n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 14। इसके बाद हम निकालेंगे एन वी व n माइनस 1v, एन वी व n माइनस 1v दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, तो ये मान होगा 1 से n माइनस 1 से n माइनस 1। 1 से n के बराबर होगा n लैम्डा
डी अपान स्मॉल डी और n-1 लैम्डा डी अपान स्मॉल डी। दोनों में से फिर से एक से n-1 दोनों में से फिर से लैम्डा डी कॉमन निकल जाएगा, लैम्डा डी अपान स्मॉल डी बचेगा यहाँ n और माइनस n और प्लस का 1, n और n आपस में कटेगा तो 1 से n-1 इसके बराबर होगा लैम्डा डी अपान स्मॉल डी। यहाँ लिख सकते हैं अतः अधिकतम फ्रिंज की चौड़ाई नियत होती है, इसलिए बीटा 2 इसके बराबर फिर से होगा लैम्डा डी अपान स्मॉल डी। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 15। तो समीकरण 12 और 15 से, समीकरण 12 और 15 से दोनों समीकरणों से स्पष्ट है कि फ्रिंज चौड़ाई, समीकरण 12 व 15 से स्पष्ट है कि फ्रिंज चौड़ाई नियत होती है, इसलिए फ्रिंज चौड़ाई बीटा के बराबर होगा लैम्डा डी अपान स्मॉल डी। यही अभिष्ट व्यंजक है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि फ्रिंज चौड़ाई तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होने पर फ्रिंज चौड़ाई का मान अधिक होगा। दूसरा डी, स्लिटों से पर्दों के बीच की दूरी, स्लिटों से पर्दों के बीच की दूरी अधिक होने पर फ्रिंज चौड़ाई का मान अधिक होगा। तीसरा है स्मॉल डी, स्मॉल डी है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी अधिक है तो फ्रिंज चौड़ाई का मान कम होगा। इस प्रकार से हम फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।